सोरोस, बिल गेट्स, स्कॉट बेसेंट। और मैं यही बात भारत के रणनीतिकारों को, बल्कि भारत सरकार को बताता रहा हूं कि बिल गेट्स किसी फोरम पे कभी, मेरे पास जो सूचना मिली है वो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मिली थी, और उन्होंने ये कहा था कि बिल गेट्स कहता है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी, इसको तो जब चाहे अपने कब्जे में कर लेंगे। मैंने इशारा किया था कि बिल गेट्स एक स्पाई के रूप में यहां पे सारे तंत्र पर कब्जा कर रहा है, थ्रू हेल्थ केयर, थ्रू एजुकेशन, थ्रू क्लाइमेट चेंज, थ्रू फार्म लैंड रिफॉर्म। यही स्कॉट बेसेंट कह रहा है कि बिल गेट्स भी ये कह रहे हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा प्रॉब्लम है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्मी आ रही है, गर्म हो रहा है तापमान, बढ़ रहा है तापमान। ये भारत दुनिया के लिए खतरा है। ये क्लाइमेट चेंज भी इनका एजेंडा है। उस एजेंडे को स्कॉट बेसेंट फ्लैग कर रहा है। अब स्कॉट बेसेंट और जॉर्ज सोरोस के बीच में रिश्ता क्या है? तो सबसे पहले स्कॉट बेसेंट के बारे में जानिए, यह है कौन। स्कॉट बेसेंट के पिताजी एक रियल एस्टेट के एजेंट थे, दलाल जिसको कहते हैं। रियल एस्टेट एजेंट के घर में इनकी पैदाइश हुई। इन्होंने 1984 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, और 1991 में ये सोरोस फंड मैनेजमेंट, जो उनका फंड मैनेजमेंट चलता है पूरी दुनिया में, इन्वेस्टमेंट का खेल चलता है सोरोस का, उसको ज्वाइन कर लिया और लंदन ऑफिस को ये हेड कर रहे थे स्कॉट बेसेंट। सुनते जाइए कहानी। जिस सोरोस को लेकर के भारत सरकार, पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रात दिन गाली देते हैं, उसी सोरोस के ये हैंड पिक्ड हैं। और भारत पर जो टैरिफ इंपोजिशन हो रहा है, जो खेल चल रहा है, इसे समझिए बारीकी से। उसी सोरोस का हैंड पिक्ड है स्कॉट बेसेंट। 1991 में स्कॉट बेसेंट सोरोस के फंड मैनेजमेंट को लीड कर रहा था लंदन में बैठ करके, और 2015 में स्कॉट बेसेंट ने अपना हेज फंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ये इन्वेस्टर हो गया, ये फंड इन्वेस्ट करने लगा विभिन्न कंपनियों में। यही इन्वेस्टमेंट का खेल फिलैंथ्रोपी के नाम पे बिल गेट्स का चलता है। और फिर ये इन्वेस्टर्स जो हैं, इनका एक क्लब बनता है, और यही इन्वेस्टर्स क्लब डीप स्टेट का एक हिस्सा होता है, जो रेस्पेक्टिव स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर के काम करती है। और ये हेज फंड एक किटी तैयार होता है, और उसमें जॉर्ज सोरोस भी होते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन भी होते हैं, फोर्ड फाउंडेशन भी होते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी होते हैं, और इनका एक नया हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी भी इन्होंने बना ली। कौन? स्कॉट बेसेंट ने। अब स्कॉट बेसेंट इतना पावरफुल हो गया कि इन्होंने रिश्ता बना लिया रिपब्लिकन के साथ। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, कहीं से इकोनॉमिक्स की कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फंड मैनेजर हो गया क्योंकि ये दलाल बाप का बेटा है, रियल एस्टेट एजेंट का बेटा है ये। और रियल एस्टेट एजेंट की वजह से उसकी कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई उसका संबंध रहा होगा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप भी एक रियल एस्टेट का आदमी है। ट्रंप का सबसे बड़ा व्यवसाय रियल एस्टेट ही है, क्रिप्टो तो अभी बाद में आएगा। उसका वो संबंध है, उसका वो रिश्ता है। और इधर सोरोस के साथ इनका रिश्ता है। सोरोस एक हंगेरियन, सोरोस के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। आप सबको मालूम है सोरोस क्या है। सोरोस लोगों को, देशों को मदद करने के नाम पर अपने कब्जे में लेता है,
कहता है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मरने नहीं देते हैं देशों में, और वहां उत्पाद करता है, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का धंधा करता है। इधर सोरोस का अपना जो एक नेटवर्क है जो पॉलिटिकली वोलेटाइल बना करके रखता है दुनिया के देशों को, और फिर उसका बिजनेसमैन अपने तरीके से बिजनेस को नियंत्रित करता है। दिस इज अमेरिका। समझ रहे हैं बात को? एक नेटवर्क काम करता है कि कहीं पर एथनिक क्लिंजिंग करवा दें, कहीं पर कॉमनल राइट्स करवा दें, कहीं पर कास्ट राइट करवा दें, जहां जिस देश में जिस समाज में कहीं पर नस्ल भेद को बढ़ावा दे दें। जो स्थिति है उसको हवा दे दो, उसको पॉलिटिकली इनस्टेबल रखो, वो स्टेबलाइज होने रख पाए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सामने में फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे शब्द रखते हैं। एजेंडा इनका होता है कि इन शब्दों को आगे रख करके उस स्टेज को डिस्ट्रॉय करके रखो पॉलिटिकली। और जब पॉलिटिकली अनस्टेबल रहेगा वो देश, तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो व्यवसायी है, वो वहां पहुंच जाएगा। जब पॉलिटिकल इनस्टेबल रहेगा तो वहां कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम पहुंच जाएंगे और फिर वहां के रिसोर्सेज को कब्जा करके अपना खेल करेंगे। ये स्कॉट बेसेंट सोरोस का आदमी है। ये स्कॉट बेसेंट ने ही सलाह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत को अगर मरोड़ना है ना बांह, मेरे पास सारी जानकारी है, कोई औकात नहीं है भारत की, वो तो मैं जो कहता हूं वो करता है। मैंने तो अपना PHFI बना दिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो दुनिया में पहला फाउंडेशन बना दिया जाए जिसमें सरकार और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर बन गई है। पूरा हेल्थ केयर को मैंने अपने कब्जे में किया हुआ है। जो मैं कहता हूं वही भारत सरकार हेल्थ पॉलिसी बनाती है। यही मैं करना चाह रहा था लैंड लॉज में भी। क्यों? क्योंकि फार्म लैंड का बड़ा ओनर बिल गेट्स भी है। हालांकि फार्म लैंड होल्डिंग में बिल गेट्स 46th पोजीशन पर है अमेरिका में। ये हेयर जैसी जो कंपनियां हैं उसके पास फार्म लैंडिंग की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 46 पोजीशन पर है। लेकिन उसमें भी माइल्स में, हजारों लाखों हेक्टेयर में लैंड है बिल गेट्स के पास और ऐसे व्यवसायियों के पास। और इनका इसीलिए अमेरिका में तो कुछ लाख लोग एग्रीकल्चर पर हैं। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट के पास में फार्मलैंड आ गया है और वो वहां से अपना पैकेट फूड का धंधा चला रहे हैं। उनका इशारा यही था। याद कीजिए कोविड के दौरान जो 3 कानून आए थे, भारत सरकार समझ नहीं पाई थी। उनको लग रहा था कि हम अपने किसानों को थोड़ा और बाजार देंगे, और बाजार देंगे। लेकिन बाजार देने के नाम पर भारत की कंपनियां तो शैडो कंपनियां रहती, पीछे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता और फॉरेन कंपनियां इनको नियंत्रित कर रही थी। आपका लैंड भी चला गया होता। कहानी ये थी। तो मैं तो सैल्यूट करता हूं। आप चाहे भारत के किसानों को कह लें कि अरे वो आंदोलन हो गया, ये हो गया, लेकिन एंटी नेशनल आ गए और ये करने लगे, भारत के किसानों का कुछ नहीं हुआ। आज यही मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। और उस वक्त यही मोदी किसानों को समझा रहे थे कि ये 3 कानून आपके लिए कितना अच्छा है। क्यों बदल गई आपकी बात? ये आज आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, हम किसानों के हित के बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते? इसका मतलब सत्य का पता चल गया, सच का पता चल गया। मित्रों, हमारे सरकार में कुछ स्पाई, कुछ मोल घुसे हुए हैं, सोरोस के दलाल घुसे हुए हैं, गेट्स के दलाल घुसे हुए हैं, अमेरिकी डीप स्टेट के दलाल घुसे हुए हैं, जो हमारी सरकार को गुमराह करती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कॉट बेसेंट यूं ही आपके ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं कर रहा है। स्कॉट बेसेंट को सारी सूचना है और वो उसको सूचना देने वाला वही गैंग है, वरना इसकी ये हैसियत नहीं होती जो इस WEF में बैठ करके कहता कि भारत घुटने पर आ गया, भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। और आज यही स्कॉट बेसेंट कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन को भी इंपोज करना चाहिए ड्यूटी, टैरिफ इंपोज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। फ्रांस नहीं डरा, फ्रांस ने अपनी घिड़की दिखाई, पीछे हट गया है। ग्रीनलैंड पर भी बोल रहा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, निगोशिएशन के लिए तैयार हूं।
कनाडा के बारे में कहा कि नहीं, आई डोंट नीड कनाडा, आई डोंट नीड कनाडा। अब ये कहना शुरू हो गया। मतलब ये स्कॉट बेसेंट का ये स्टेटमेंट बताता है कि डराओ, अगर काम कर गया डर तो अच्छी बात है, अगर नहीं डरा तो कोई बात नहीं, हम भाग जाएंगे। तो हम डर गए, हम डरते जा रहे हैं। दिक्कत यह है मित्रों कि सोरोस और गेट्स के गैंगस्टर ने हमारे इंस्टीट्यूशन को कब्जे में कर लिया है। हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में है। उनके द्वारा, इनके पेरोल पे हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स नाचते हैं साहब, नाचते हैं। बहुत दुख की बात है। वो हमारी पॉलिसी डिसाइड करता है, वो हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज करता है, और इंपोज करने के बाद सार्वजनिक रूप से हमें हमें गाली देता है, हमें धमकी देता है, हमें हमारी औकात बताता है, और हम कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी शानदार है। नहीं मोदी जी, सच तो यह है कि ये स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जो कॉल ले रहा है टैरिफ इंपोज करने की, वो खुद नहीं ले रहा है। उसके पीछे में यही गैंगस्टर हैं, यही सोरोस, यही गेट्स जैसे लोग हैं जो ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। एलन मस्क बेचारे बाहर हो गए, और आपको अपनी दोस्ती इनके साथ ही बनाए रखनी थी, बनाया नहीं। आपने दूसरा रूट लिया, और रूट लिया तो अब आज आपको फंसा रहा है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। या तो उस वक्त कहना नहीं था अब की बार ट्रंप सरकार, और अगर कहा था तो चलते रहते साथ में, चले नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट तो धोखा देंगे। जिनके साथ आप जाकर के बैठ गए थे, जिस लॉबी में बैठ गए थे, ये धोखा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये जियो पॉलिटिक्स की तो समझ तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को होती है, दुनिया को तो होती नहीं है। कोई बात नहीं है, आप मानते रहिए, लेकिन स्कॉट बेसेंट अपमानित करेगा, देश सुनता रहेगा, देश बर्दाश्त करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सच जानिए, जियो पॉलिटिक्स को अब ठीक तरीके से भारत को समझना पड़ेगा, पुरुषार्थी भारत को जगना पड़ेगा। इसकी दो कौड़ी की औकात है स्कॉट बेसेंट की। इसको जवाब दीजिए कि भारत बो डाउन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।